ये जो टॉपिक अब हम सीखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको समझाने वाले दो साइंटिस्ट थे, उसमें एक थे सटन और दूसरे थे बोवेली। सटन एंड बोवेली इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी और ये थ्योरी इन्होंने बच्चों 1902 में दी थी। यहाँ पर इन साइंटिस्ट का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बच्चों आप ईयर भी याद रखना है, इसमें दोनों याद करना है। साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों मैं आपको मॉलिक्यूलर चैप्टर में भी कई बार कहता था कि यहाँ साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है और इस बार का नीट पेपर आपने लिखा भी होगा, काफी सारे साइंटिस्ट के नाम पूछे थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो इनसे भी काफी बार नीट में क्वेश्चन आया है। सटन एंड बोवेली इन दोनों ने मिलकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या समझाया? जब बच्चों हम मेंडल की बातें पढ़ के आए हैं, तो मेंडल बच्चों हमेशा एक बात कहा करता था, मेंडल की लाइन बड़ी फेमस हुई थी, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, वो जब भी किसी से मिलता हमेशा ही बोलता कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। वो तो दिन भर बोला करते थे फैक्टर होता है फैक्टर होता है, तो उनके जो साथी वैज्ञानिक को पूछ लिया करते थे क्या बोलते हो फैक्टर होता है, तो ये फैक्टर प्लांट में कहाँ होता है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो किससे बना होता है, किन चीजों से, उसके कंपोनेंट क्या क्या है, उसके बारे में कुछ तो बताइए। मेंडल इसका बस एक ही जवाब देता कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब वो फैक्टर फैक्टर बोलता तो था लेकिन उसको समझाता नहीं था, बस वो फैक्टर उसके लिए एक हाइपोथेटिकल चीज थी कि हाँ फैक्टर प्लांट में कहीं ना कहीं होता तो है, लेकिन ये फैक्टर कहाँ होता है ये उस टाइम समझ में नहीं आया। अच्छा, मेंडल के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम माइटोसिस मियोसिस की डिस्कवरी, मेंडल को माइटोसिस का नॉलेज, मियोसिस का नॉलेज, क्रोमोसोम का नॉलेज, इन सबका कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन बच्चों जब मेंडल का काम थोड़ा आगे चला, मतलब 1865 की बात करें, उससे थोड़े आगे चले हम 1884, जब मेंडल की डेथ हुई थी, तो मेंडल की डेथ के टाइम पर हमें माइटोसिस मियोसिस समझ में आने लगा था क्योंकि चीजों की डिस्कवरी हो चुकी थी। मतलब मेंडल ऊपर जा रहा था, माइटोसिस मियोसिस नीचे में समझ में आ रहे थे। अच्छा, साथ ही साथ क्रोमोसोम की डिस्कवरी भी हो चुकी थी। उस टाइम क्या करते थे, सेल को स्कैन करते थे, तो स्कैन करने पर न्यूक्लियस में कलर जैसी कुछ बॉडी दिखती थी, तो वही कलर वाली बॉडी का नाम दिया गया था क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब कलर से रिलेटेड होता है कि कलर से रिलेटेड बॉडी जो न्यूक्लियस में होती है, क्या कहा गया था? अच्छा, मेंडल के बाद क्या माइटोसिस की डिस्कवरी हो गई, मियोसिस डिस्कवर हो गए, क्रोमोसोम डिस्कवर हो गए, डीएनए आरएनए सबका नॉलेज आने लग गया था। फिर बच्चों 1900 की बात करें तो 1900 के आसपास क्या मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ? कितने साइंटिस्ट? कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी शेरमैन, क्या तीनों मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। अब बच्चों उसके बाद 1900 के बाद अभी तक भी ये पता नहीं था कि मेंडल जो फैक्टर कहता था वो कहाँ होता है। एक बार 1902 के अंदर सटन एंड बोवेली ये दोनों मियोसिस को स्टडी कर रहे थे। जब इन्होंने मियोसिस की स्टडी की तो इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने ये देखा कि मेंडल ने जो बातें फैक्टर या और आज के शब्दों में कहें तो जीन के लिए कही थी, वही बातें इन्होंने क्या की मियोसिस के टाइम पर क्रोमोसोम पर अप्लाई की। मतलब मेंडल ने जो बातें किसके लिए कही थी, इन्होंने वही बातें क्रोमोसोम पर अप्लाई की। और एक बात इन्होंने नोटिस की कि जैसी बातें मेंडल ने फैक्टर के लिए कही थी वही बातें क्रोमोसोम पर भी अप्लाई होती। मतलब फैक्टर का अगर हम बिहेवियर देखें और क्रोमोसोम का बिहेवियर देखें तो दोनों के बिहेवियर में सिमिलरिटी आती है। मतलब जैसा बिहेवियर फैक्टर शो करता है सेम बिहेवियर क्रोमोसोम शो करता है, यानी दोनों का बिहेवियर कैसा है, सेम। दोनों के बिहेवियर में पैरेललिज्म है, सिमिलरिटी है, और इसी सिमिलरिटी के बेसिस पर इन्होंने थ्योरी बनाई थी जिसे कहा गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब बात आती है दोनों में क्या सिमिलरिटी। जैसे बच्चों मैं आपको सिमिलरिटी समझाता हूं, यहां आपको समझाने के लिए जैसे मैंने फैक्टर या जीन को लिखा, और यहां बच्चों मैंने समझाने के लिए यहां लिख दिया क्रोमोसोम। आप लोगों को हमने ये बात पहले डिस्कस की है कि जो फैक्टर होता है मेंडल के अकॉर्डिंग क्या ये फैक्टर पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ एक फैक्टर हो गया टी, अच्छा टी क्या है, फैक्टर, तो स्मॉल टी क्या है, फैक्टर। अब सेल के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, तो बताओ दोनों का मिलकर क्या बनता है, पेयर। मेंडल कहता था फैक्टर अकर इन द फॉर्म ऑफ, कौन से दो में का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, याद है ना कौन सा वर्ड, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ये तो कहता फैक्टर बताओ किस फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब जब सटन एंड बोवेली मियोसिस को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें ये बात भी पता चली कि जो क्रोमोसोम होते हैं आल्सो अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर। मतलब क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम भी किस फॉर्म में देखे गए, पेयर। जैसे बच्चों इसको आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पर ये सेल है, इस सेल के अंदर मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रोमोसोम 1 है, तो सेल के अंदर इसके जैसा एक 1 और होता है। अच्छा, ये जो 1 1 होते हैं क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है? बताओ ये क्रोमोसोम आपस में मिलकर कहे तो क्या ये भी तो पेयर है? बताओ फैक्टर किस फॉर्म में, बताओ क्रोमोसोम भी पेयर। फिर बच्चों यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, मेंडल कहता था, कौन से लॉ में मेंडल ने कहा था, गैमीट बनाते टाइम दोनों फैक्टर अलग होते हैं। कौन सा लॉ था? तो सेग्रीगेशन के लॉ को अप्लाई करें तो उसने कहा था एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन क्या ये दोनों फैक्टर अलग होंगे? अच्छा, अलग कैसे होंगे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी में से क्या दोनों के दोनों इसी में आ जाएंगे? तो फिर एक में अगर कैपिटल टी चला गया तो क्या दूसरे में स्मॉल टी जाएगा? यानी गैमीट बनाते टाइम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये अलग होना क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन, कैसे को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। सिमिलरली जब बच्चों यहाँ पर भी फाइनली मियोसिस चलेगा और जब मियोसिस खत्म होगा तो रिजल्ट में क्या गैमीट बनेंगे। तो जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनते टाइम यहाँ पे भी ऐसे होता है, ये जो दोनों क्रोमोसोम में अलग होते हैं और अलग भी ऐसे होते हैं कि एक क्रोमोसोम 1 मान लीजिए इस गैमीट में चला गया तो दूसरा वाला 1 क्या इसमें जाएगा? बताइए, गैमीट बनाते टाइम क्या क्रोमोसोम भी अलग हुए? ये क्रोमोसोम का अलग होना भी सेग्रीगेशन। मुझे बताओ क्या दोनों के बिहेवियर में सिमिलरिटी नजर आ रही है? क्या सीखा हमने, फैक्टर कैसे है, क्रोमोसोम भी पेयर में, गैमीट बनाते टाइम फैक्टर अलग, क्रोमोसोम भी। बताओ दोनों का बिहेवियर, और इसी सेम बिहेवियर के बेसिस पे पता चला कि मेंडल जो फैक्टर फैक्टर कहा करता था वो कहीं और नहीं क्रोमोसोम पे होता है, और क्रोमोसोम पे होने की वजह से सिमिलरिटी आई। मुझे बताइए ये जो क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट है यही तो जीन है। अरे मेंडल इसको क्या बोलता था? बताओ, यहाँ फैक्टर समझाने के लिए मैंने कह दिया कैपिटल टी और यहाँ दे दिया स्मॉल टी। अब बताना क्या फैक्टर पेयर की फॉर्म में? अरे पेयर की फॉर्म में इसलिए है क्योंकि क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में। कभी आपसे पूछे क्या फैक्टर पेयर की फॉर्म में होते हैं? बताओ क्यों होते हैं? अरे क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में। फिर बताना गैमीट बनाते टाइम क्या ये क्रोमोसोम अलग होंगे? बताओ इधर क्या चला जाएगा, कैपिटल टी तो इधर, तो क्या गैमीट बनाते टाइम ये फैक्टर अलग हो गए? अरे फैक्टर इसलिए अलग हो गए क्योंकि क्रोमोसोम अलग हो गए। तो मुझे एक बात समझाइए, इन दोनों का बिहेवियर, फैक्टर का और क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या सेम है? ये सेम क्यों है? हाँ बताओ, ऐसा सेम क्यों आया ये? क्योंकि फैक्टर कहीं और नहीं क्रोमोसोम पे ही बैठा है। अरे ये फैक्टर क्या क्रोमोसोम पे बैठा होता है? अरे इसलिए तो दोनों में सिमिलरिटी है। कभी आपसे पूछे क्या फैक्टर पेयर की फॉर्म में है? बताओ क्यों, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में। गैमीट बनाते टाइम क्या फैक्टर अलग होते हैं? अरे फैक्टर इसलिए अलग होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम अलग होते हैं। क्या दोनों के बिहेवियर में सिमिलरिटी है? ये सिमिलरिटी किसने नोटिस की? सटन एंड बोवेली। कभी दोनों में से एक को भी टिक करना हो तो ज्यादा बेस्ट सटन। तो सटन ने कहा था कि जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम शो करते हैं सेम बिहेवियर फैक्टर भी शो करता है, और इसी सिमिलरिटी के बेसिस पे थ्योरी बनाई गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी अब जो हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वो क्रोमोसोम लेवल की पढ़ेंगे। मैंने अभी तक की जो इनहेरिटेंस या अभी तक की जो जेनेटिक्स पढ़ाई है, याद करिए, मेंडल ने जो जेनेटिक्स पढ़ाई थी क्या क्रोमोसोम की पढ़ाई थी? मेंडल ने तो पूरी जेनेटिक्स एक शब्द समझा दी। तो क्या मेंडल की जेनेटिक्स जीन लेवल की थी? मेंडल की जो जेनेटिक्स थी क्या वो जीन लेवल की थी, क्या फैक्टर लेवल की थी? लेकिन आज से बच्चों में जेनेटिक्स पढ़ेंगे कि यहाँ पे फैक्टर नहीं, एक्जैक्टली क्रोमोसोम लेवल पर जेनेटिक्स। मुझे बात बस इतना समझाओ, पेरेंट्स से बच्चों में क्या केवल जीन जाती है, क्या पूरा क्रोमोसोम जाता है? यानी इनहेरिटेंस केवल जीन की नहीं पूरे क्रोमोसोम की होती है, और क्रोमोसोम की इनहेरिटेंस होती है, इसलिए थ्योरी का नाम बनाया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस हो रही है लेकिन पूरे के पूरे क्रोमोसोम की होती है, इसलिए इसका नाम बदल के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। अब बच्चों आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, ईयर क्या था, एक को टिक करो। ये थ्योरी माइटोसिस पे बेस्ड या मियोसिस, इस थ्योरी में क्या समझाएगा? जैसा बिहेवियर फैक्टर का होता है सेम बिहेवियर, क्या दोनों के बिहेवियर सेम है? बताओ क्या क्या सिमिलरिटी है? पेयर की फॉर्म में होते हैं, गैमीट बनाते टाइम सेग्रीगेट होते हैं, क्या बात समझ आ रही है? अब बच्चों आपके एनसीईआरटी ने क्या किया, वहां पर एक टेबल बना रखी है, सेम टेबल आपके मॉड्यूल में भी अगले पेज पे बना रखी होगी, ऊपर की तरफ पेज नंबर 29 28 पे 28
28 पर देखिएगा सबसे ऊपर की तरफ एक टेबल बना रखी है, उसमें एक तरफ ए लिखा होगा, एक तरफ बी लिखा होगा, मिला। एक की तरफ वहां लिखा होगा जीन फिर क्रोमोसोम, अब उसमें पढ़ोगे एक तरफ लिखा होगा अकर इन पेयर, मिला। फिर यहाँ लिखा होगा अकर इन पेयर्स, फिर इसमें लिखा होगा सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इधर भी सेम लिखा होगा सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब अलग होना कब, गैमेट बना देता है। अच्छा ये जो दोनों पॉइंट है दोनों में लगभग सेम लिखे। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट लिखा है ना, ये सबसे खतरनाक होता है और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी पॉइंट में आती है तो थर्ड वाला। ये पहला और दूसरा पॉइंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सबको समझ में भी आता है। अब थर्ड वाला पॉइंट यहाँ लिखता हूँ। यहाँ बच्चों को कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी है ना, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब बच्चों यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज लिखी, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर या अदर पेयर। अच्छा यहाँ पर बच्चों इस तरह की कुछ लैंग्वेज लिखिए। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, सब अच्छे से जवाब देना। आप लोगों को ये पॉइंट मुझे बताना, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट जीन के लिए अप्लाई है या अभी मैं सोचना अच्छे से, ये पॉइंट क्रोमोसोम के लिए अप्लाई है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। फिर इस पॉइंट को भी जीन के लिए अप्लाई करके मुझे बताइए अप्लाई है या नहीं है, क्रोमोसोम के लिए भी अप्लाई है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। सोचो दिमाग लगाओ, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, जीन के लिए अप्लाई है या नहीं है, क्रोमोसोम के लिए अप्लाई है या नहीं है, एक बार खुद अप्लाई करके बताइए। ये पॉइंट जीन के लिए अप्लाई है, क्रोमोसोम है नहीं, अच्छा ये जीन के लिए नहीं है और ये क्रोमोसोम के लिए, चलिए एक बार इसको मैं समझाता हूं। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे खतरनाक पॉइंट ये है। यहाँ बच्चों बस कुछ नहीं, शब्दों का खेल है। एक बार इसे ध्यान से समझो। यहाँ पर मैंने जैसे बच्चों ये क्रोमोसोम 1 बनाया और ये भी क्रोमोसोम 1 बनाया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, पेयर। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम मैंने बना दिया और यहाँ पर एक क्रोमोसोम और ये भी बना दिया। यहाँ पर ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 2 है, बताइए इन टू का भी आपस में क्या है, पेयर। अब मैंने इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर एक जीन लिखी ए, एक लिखी बी, क्या एक क्रोमोसोम पे दो जीन आ सकती है, आ सकती है। और इस क्रोमोसोम पे समझाने के लिए मैंने एक जीन ले ली टी। अब सभी बच्चे ध्यान से जवाब देना, जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होती है क्या शो करती है। हाँ बहुत पहले वैसी बात सिखाई थी मैंने, इंडिपेंडेंट जब जीन सेम क्रोमोसोम। अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए एंड डी की बात करो, सेम क्रोमोसोम पे अलग अलग पे है, तो मैंने कहा क्या ये इंडिपेंडेंट पेयर है, बोलो बोलो बताइए, इनको मैंने इंडिपेंडेंट पेयर क्यों कहा, अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे। अब मैंने फिर आपसे पूछा ए एंड बी की बात करें, बताओ ए और बी क्या ये साथ जाएंगे, साथ जाएंगे तो इनको बताइए इंडिपेंडेंट पेयर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बताइए ये इंडिपेंडेंट पेयर नहीं है क्योंकि तो लिंकेज शो कर रहे हैं। ये क्या शो करते हैं, लिंकेज, साथ जाना, लिंकेज, और अलग अलग पे बैठा होना। अगर ये बात समझ गए तो ये पॉइंट आप बड़ी इजीली समझ जाओगे। सारा खेल जैसा कि मैं कह रहा हूं शब्दों का है। बताइए यहाँ शब्द क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट पेयर्स। अब जैसे बच्चों इंडिपेंडेंट पेयर्स मैं जीन के लिए सिखा रहा हूं, क्रोमोसोम भूल जाओ, मैं जीन की बात कर रहा हूं। यहाँ पर इस लाइन को एक बार मैंने ए एंड डी के लिए बोला, बताओ ए एंड डी पर ये बात अप्लाई करें या ना करें, बताओ ए एंड डी क्या इंडिपेंडेंट पेयर है, तो उस पर एक बार ये लाइन अप्लाई करके देखेंगे। फिर मैंने कहा ए एंड बी पर ये लाइन अप्लाई करें या नहीं करें, बताओ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पेयर नहीं। ए बी ध्यान से देखो, ए बी इंडिपेंडेंट पेयर कहने की बात ये है कि यहाँ पर आपको बांध दिया है, फाउंडेशन कर दिया है कि आप उन्हीं जीन्स की बात करें जो कि इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं। और इंडिपेंडेंट पेयर तभी हो सकते हैं जब अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठो, क्या ए और डी अलग क्रोमोसोम पे, तो हम उसी जीन की बात करें। अच्छा मैंने यहाँ सारी जीन क्यों नहीं ली, हाँ बस ये बात समझ जवाब दो, मैंने सारी जीन क्यों ली, जीन तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने इस एडी की बात की, एबी की बात क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन है। बताओ क्या फाउंडेशन है, कि वही जीन कंसीडर करना है जो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट एडी है ना कि एबी है। अब बताओ ये लाइन मैं इस एडी जीन पर अप्लाई करता हूँ, ए का पेयर सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली डी के पेयर से, बताओ ए और डी क्या इंडिपेंडेंट जाएंगे, बताओ क्यों जाएंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पे। तो ये वाली जो लाइन है बताइए जीन के लिए क्या सही है, और मैं तो कहूंगा 100% सही है, ये जीन के लिए 100% सही। अच्छा हमने इस लाइन को एडी जीन पर अप्लाई किया, एबी पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ को बाउंड किया है कि हमें कौन सी जीन लेनी है, तो इंडिपेंडेंट। अब यहाँ देखिए शब्दों का खेल जैसा मैंने कहा, यहाँ पे बताइए क्या इंडिपेंडेंट पे लिखा है, क्या वन पे लिखा है, ये तो कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ सारी जीन लूंगा और यहाँ सारी जीन में एक बार मैंने ले ली ए एंड बी जीन और एक बार यहाँ बच्चों मैंने ले ली ए एंड डी जीन, और चेक करके देखते हैं अप्लाई होता है नहीं, एक एक अप्लाई करते। अच्छा यहाँ मैंने सारी जीन क्यों ली, क्योंकि कोई फाउंडेशन नहीं है तो सब पे अप्लाई करके देखो। अच्छा वहां पर ए बी पर अप्लाई करके ए एंड बी का पेयर, ए एंड बी का पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर, बताओ ए और बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं, साथ साथ जा रहे हैं। तो बताओ ये लाइन ए बी जीन के लिए सही, मतलब मैं कहूंगा क्या ये ए बी के लिए फॉल्स हो गया, बताओ ये लाइन ए बी के लिए फॉल्स क्यों है, क्योंकि ए बी इंडिपेंडेंट नहीं, साथ जाने वाले हैं क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे लिंकेज होगा। अब यही लाइन एडी पर अप्लाई करते हैं, ए का पेयर सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ डी के पेयर से, क्या बात सही है, बताओ ए और डी इंडिपेंडेंट क्यों जा रहे हैं, तो बताओ ये लाइन क्या एडी के लिए सही है। मेरी बस कहने की इतनी सी बात है, ये लाइन कुछ जीन के लिए सही नहीं है लेकिन कुछ जीन के लिए सही है भी। अब आप बताओ ये लाइन कौन सी जीन के लिए सही है, ये लाइन कौन सी जीन के लिए सही है जो अलग अलग क्रोमोसोम पे, लेकिन कौन सी जीन के लिए गलत हो गया, कहने की इतनी सी बात है, ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जीन कंसीडर की, कौन सी जीन ली। अच्छा ए बी जीन लेता हूं तो ये लाइन गलत है, लेकिन एडी जीन लेता हूं तो ये लाइन, मतलब ये जीन के लिए सही है भी है नहीं भी है, तो मैं लिख सकता हूं जीन के लिए ये मे बी ट्रू और फॉल्स। ये बच्चों ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकती है। अच्छा कौन सी जीन के लिए ट्रू, अब आप बोलो, बताओ एडी के लिए सही क्यों है और फॉल्स किसके लिए, एबी के लिए फॉल्स क्यों है, सेम क्रोमोसोम। अरे बात समझ में, ये समझ में नहीं आया। अच्छा यहाँ तो मैंने सारी चीज ली लेकिन मैंने यहाँ एडी क्यों नहीं ली, क्योंकि बाउंडेशन है, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट पेयर मतलब एडी पे ही चर्चा करनी है, एडी की चर्चा करनी है। अरे बात समझ में, चलिए अगली बात करते हैं क्रोमोसोम पे। अब बताइए ये क्रोमोसोम का पेयर और ये क्रोमोसोम का पेयर क्या इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट, क्या बात सही है, तो क्रोमोसोम के तो मैं कहूंगा ये लाइन भी सही है। अब यहाँ चाहे इसको अप्लाई करो, वन पेयर, बताओ क्रोमोसोम का ये पेयर इस दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, अरे क्रोमोसोम तो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर ये लाइन भी क्रोमोसोम के लिए तो बिल्कुल सही है। कहने की किसी बात है, क्रोमोसोम के लिए दोनों सही है, जीन के लिए ये 100% सही है, लेकिन ये जीन के लिए सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे बात समझ में। अब एग्जाम में खैर अभी तक कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा वो ऐसे पूछेंगे, क्वेश्चन बच्चों वैसे पूछेंगे, ऐसे स्टेटमेंट देंगे इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, बताइए दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर जीन, क्या बात सही है। फिर ऐसे देंगे ये लाइन देंगे और कहेंगे दिस स्टेटमेंट 100% ट्रू फॉर जीन, क्योंकि ये सारी जीन पर अप्लाई, वही कौन सी जीन पर अप्लाई, जो अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी है उन्हीं पर अप्लाई होगा, ये सब पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो बात यहाँ समझ क्लियर हुई है। अच्छा क्रोमोसोम के लिए कौन सा है, दोनों है। अच्छा ये जीन के लिए 100% सही है, तो इस वाले पैराग्राफ हमने यानी इस वाले टेबल के इस पार्ट को हमने जीन के लिए बोल दिया, तो इस वाले को हमने किसके लिए बोल दिया, क्रोमोसोम, लेकिन देखा जाए तो क्रोमोसोम के लिए तो दोनों सही। अब आप क्या करना बच्चों यहाँ पर इस थर्ड वाले पॉइंट यहाँ पे, एक तो ये डायग्राम बनाना
और इस पॉइंट को लेके कहना जीन के लिए सही है, क्रोमोसोम के लिए सही है, इस पॉइंट के लिए कहना जीन के लिए मे बी ट्रू और फॉल्स, क्रोमोसोम के लिए 100%। ये बना भी लोगे। चलिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अभी हमने सीखा, किसने दी थी? सटन एंड बाउरी। किस पे बेस्ड था? मियोसिस। इस थ्योरी में क्या कहा? क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर में सिमिलरिटी है, पहले से बात। अब जो इन्होंने ये जो बातें की थी ऑब्जर्वेशन करके, मतलब उन्होंने मियोसिस को ऑब्जर्व करके और ये बातें सारी कही। लेकिन इस थ्योरी का प्रैक्टिकली प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन। यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय कौन? टीएच मॉर्गन। मॉर्गन साहब ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन किया था। इन साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में जो मॉर्गन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों हमने मेंडल का नाम सीखा है, उसी तरह से मॉर्गन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आइए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। नीट में बच्चों दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार उन्होंने ये पूछा था किसने दी थी और एक बार पूछा था प्रूफ किसने किया था। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें गलतियां बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा गलती तो इसमें करते हैं, प्रूफ किसने किया था। तो जैसे प्रूफ पढ़ा आंसर आ जाएगा मॉर्गन, उसमें प्रूफ में भी क्या पहला ऑप्शन सदर्न बॉडी का ही होता है और बच्चे उसी को टिक करके आए। लेकिन याद रखना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन शब्द आ गया तो फिर मॉर्गन साहब चले। मॉर्गन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पर किए थे। इन ड्रोसोफिला का पूरा नाम होता है ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। ये जो ड्रोसोफिला होती है इसे बच्चों कई जगह हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट फ्लाई, अच्छा फ्रूट फ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यही फ्रूट्स पे ग्रो करती है और इसके सबसे फेवरेट फ्रूट बनाना। ये बच्चों बनाना के ऊपर बड़ी आसानी से ग्रो की जाती है। बात आती है मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला पे वर्क करना क्यों पसंद किया। जैसे बच्चों मैंने एक बार आपको पहले भी समझाया था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट क्या पी प्लांट पर किए थे। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि मॉर्गन साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला पे वर्क क्यों किए थे, उसके क्या रीजन है। उसके कई सारे रीजन है, उसमें सबसे पहला रीजन, यहाँ सबसे पहला रीजन होता है कि ड्रोसोफिला को ग्रो करना आसान है। इसे बच्चों आप सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर भी आसानी से ग्रो करा सकते हैं और इसको ग्रो कराते टाइम फेवरेट फूड बनाना। एक बार तो बच्चों ये आ गया था कि इसको किसके ऊपर ग्रो किया जाता है, तो बनाना के ऊपर। सेकंड, ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पान होता है बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पान, और इसका जो लाइफ स्पान आता है अप्रोक्सीमेटली ये 14-15 डेज। अच्छा 14-15 डेज या अबाउट 2 वीक्स, 2 सप्ताह का बच्चों लाइफ स्पान। अच्छा छोटा लाइफ स्पान केवल 2 सप्ताह का, इससे क्या फायदा? कम समय में क्या ज्यादा जनरेशन स्टडी कर पाएंगे? ह्यूमन पे स्टडी करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ह्यूमन का तो लाइफ स्पान ही बहुत ज्यादा है। अपने में से तो कई लोग तो सेंचुरी पूरी कर जाते हैं और कई बार बच्चों अपने ऊपर मान लीजिए किसी ने स्टडी करना चालू की तो स्टडी करते करते कई बार साइंटिस्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, तो ह्यूमन में स्टडी करना इससे बड़ा मुश्किल है। थर्ड, ड्रोसोफिला में बच्चों एक और बहुत अच्छा फायदा होता है कि वन मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेन। यहाँ बच्चों जो प्रोजेनी की नंबर होती है काफी ज्यादा है। अच्छा जितनी ज्यादा प्रोजेनी होगी, प्रोजेनी बहुत ज्यादा है तो कैरेक्टर को स्टडी करना उतना आसान है। ह्यूमन में दिक्कत ये भी आती है कि प्रोजेनी की नंबर, ऑप्शन की नंबर बहुत कम है। अच्छा बहुत कम ऑप्शन होते हैं इसलिए बच्चों कैरेक्टर इतने अच्छे से स्टडी नहीं हो पाता। लेकिन ड्रोसोफिला की खासियत ये है प्रोजेनी की नंबर काफी ज्यादा है और जितनी ज्यादा प्रोजेनी होगी स्टडी करना उतना आसान है। एक और बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल को पहचानना आसान। अच्छा मेल फीमेल को अगर आप पहचानना चाहते हो तो बहुत इजीली आप पहचान सकते हो। जैसे समझाने के लिए मैंने एक ड्रोसोफिला यहाँ ये ड्रो किया है और एक यहाँ और आपको कहा जाए कि कौन मेल है कौन फीमेल, पहचान जाओगे बहुत इजीली। यहाँ पर साइज के बेसिस पर करते हैं, जो छोटी साइज है ये मेल ड्रोसोफिला और फीमेल की साइज यहाँ पर बड़ी होती है। तो मेल फीमेल को पहचानने का बेस्ट तरीका साइज। अच्छा छोटी साइज मेल एंड बड़ी साइज। साथ ही साथ बच्चों इसमें जब भी वेरिएशन को देखना है तो वेरिएशन को देखने के लिए आप लो पावर माइक्रोस्कोप का यूज करिए। लो पावर माइक्रोस्कोप से आप बड़े आसानी से वेरिएशन देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ड्रोसोफिला के आई कलर को देखना, आंखों का रंग देखना है। अब जो आई कलर को देखना है तो इसके लिए आसानी कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मंगाएं और उसे चेक करें, नहीं आप सिंपल वो जो मैग्नीफायर देखो ना, बस उस मैग्नीफायर से आप स्टडी करिए, आसानी समझ में आ जाएगा कि आई कलर इसका क्या है। मतलब वेरिएशन को क्लियरली ऑब्जर्व की जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ लो पावर, मतलब लो पावर माइक्रोस्कोप से भी आसानी से पहचान जा सकते हैं, ज्यादा महंगे माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मॉर्गन साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला पे वर्क करना पसंद किया था। मैंने आपको यहाँ 5 रीजन बताया, ये पांचों आपकी इनसेट में लिखिए, तो आपको ये पांचों याद भी होना चाहिए। पहला बोलो क्या इसको ग्रो करना आसान है, दूसरा लाइफ स्पान शॉर्ट है, तीसरा एक मेटिंग से प्रोजेनी की नंबर बहुत ज्यादा है, मेल फीमेल में डिफरेंस करना आसान है, और साथ ही साथ वेरिएशन को क्या लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अच्छा ये सब तो बच्चों मैंने एनसीईआरटी की पॉइंट बताया। एक और बड़ा फायदा ड्रोसोफिला में ये भी होता है, खैर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसके अंदर बच्चों जो क्रोमोसोम की नंबर होती है ना ये बहुत कम है। ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम नंबर ये याद रखिएगा, आगे काम भी आएगा, 2n = 8 होते हैं। अच्छा ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम केवल 8। अच्छा क्रोमोसोम की नंबर कम है तो स्टडी करना। ह्यूमन में दिक्कत ये भी है कि हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है और जितने ज्यादा क्रोमोसोम होंगे स्टडी करना उतना मुश्किल होगा। तो ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम नंबर 8 ही है, इसकी वजह से स्टडी करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। ये जो बातें मैंने आपको समझाई क्लियर हुई। तो जो मॉर्गन साइंटिस्ट का नाम आया है तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है लिंकेज। अच्छा मॉर्गन बच्चों ये पहले से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये भी बताया था कि जो वेरिएशन आती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब उसमें गैमेट बनाना पड़ेगा और गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन, मियोसिस। क्या मियोसिस से वेरिएशन आती है? मियोसिस में ऐसा क्या है जो वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह उन्होंने जो नाम दिया था मॉर्गन साहब ने रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम, तो इन्होंने रिकॉम्बिनेशन की वजह से बताया था कि वेरिएशन आती है। तो ये रिकॉम्बिनेशन टर्म किसने दी, मॉर्गन। तो मॉर्गन साहब ने लिंकेज तो समझाई है, साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी उन्होंने काफी बातें की थी। ये जो बच्चों बातें हमने समझे एक बार इसको आप एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी। इस लिंकेज को समझाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें जो हमने पहले डायहाइब्रिड कोर्स पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछूंगा। जो हमने डायहाइब्रिड कोर्स सीखा था तो डायहाइब्रिड कोर्स में हमने एक टेस्ट कोर्स पढ़ते टाइम क्या हमने डायहाइब्रिड टेस्ट कोर्स भी पढ़ा था, डायहाइब्रिड टेस्ट कोर्स। अच्छा डायहाइब्रिड टेस्ट कोर्स में जैसे हमने जो कोर्स सीखा था उसमें मैंने जीनोटाइप लिखा था आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, बताओ किसके साथ क्लोज, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अच्छा आर से राउंड या व्रिंकल, राउंड। चलिए वाई से येलो, बताइए स्मॉल आर व्रिंकल और ग्रीन, तो क्या इसमें राउंड येलो है, इसमें व्रिंकल ग्रीन है, ये पेरेंट्स है और इनके बीच में क्रॉस करा है, टेस्ट क्रॉस करा है। जब बच्चों टेस्ट क्रॉस कराते हैं डायहाइब्रिड का तो हमने याद करिए डायहाइब्रिड टेस्ट कोर्स जो पढ़ा था तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, 1:1 कितनी बार, हाँ क्योंकि मोनोहाइब्रिड में, डायहाइब्रिड में, ट्राइहाइब्रिड 8 बार, तो यहाँ बच्चों 4 बार क्या 1 बना गया था, ये 4 बार बनाया। अच्छा चारों की परसेंटेज इक्वल थी। अच्छा इन 4 में बताओ ये तो हो गया राउंड एंड येलो, तो ये बोलो राउंड एंड ग्रीन, वेरी गुड। ये बोलो व्रिंकल्ड एंड और व्रिंकल्ड और, क्या चारों फिनोटाइप अलग अलग है, चारों के फिनोटाइप अलग अलग, इसलिए रेशियो 1:1 है। अच्छा चारों की प्रोपोर्शन क्या इक्वल आ रही है, तो इसको अगर मैंने कहा 25% तो बोलो ये 25, ये 25 और ये क्या सबके परसेंटेज भी बराबर है। अब बताइए इनमें पेरेंट के पास क्या है, राउंड येलो, इधर व्रिंकल ग्रीन, क्या ये राउंड येलो इसको मैं कहूंगा क्या पेरेंटल है, बताओ ये भी। तो अब मुझे बताओ टोटल पेरेंटल कितने होंगे, तो परसेंटेज निकाले तो 50, 25 इसकी 25 इसकी 50 आ गए। अच्छा ये वाला पेरेंटल या न्यू, वेरी गुड, ये भी न्यू। अच्छा यहाँ न्यू कितना है, 25-25, क्या ये भी 50 आ गए। यानी अगर मैं आपसे पूछता पेरेंटल 50% है तो नए भी, क्या दोनों की परसेंटेज इक्वल आ रही है। यानी मेंडल ने जो डायहाइब्रिड टेस्ट कोर्स किया था उसमें जितने पेरेंटल आए थे उतने ही नए आए, क्या इक्वल प्रोपोर्शन में आए थे। बात आती है इक्वल प्रोपोर्शन में क्यों आते हैं, तो इसके बारे में हमें समझ में आया कि इक्वल प्रोपोर्शन में इसलिए आते हैं क्योंकि मेंडल ने जो डायहाइब्रिड कोर्स किया था उसकी जीन, सोचो सोचो, सेम क्रोमोसोम पे थी या अलग, वेरी गुड, अलग अलग क्रोमोसोम पे थी। मान लो इसमें एक जीन थी 7 क्रोमोसोम पे तो एक थी 1,
यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा राउंड और ट्विंकल, तो यहाँ ले लिया येलो एंड ग्रीन। अब बताइए जब इस कैपिटल आर के साथ क्या कैपिटल वाई आ सकता है? अरे बोलो तो बताओ, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। बताओ ये एक दूसरे पर डिपेंड या इंडिपेंडेंट? बताओ क्या चल रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिमिलरली बताइए स्मॉल आर के साथ क्या आएगा? कैपिटल वाई भी आ सकता है, तो स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। बताइए क्या सबका प्रोपोर्शनल इक्वल आया? बताइए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चल। तो जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्या रेशियो 1:1 आता है? कभी आपसे पूछे मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, क्या बात सही है? रेशियो क्या आया? ये 1:1 क्यों आया था? क्योंकि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थी, वो क्या शो करे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पैरेंटल की तरह। तो मतलब 50% और नहीं भी क्या इक्वल आए थे? चलिए अब हम इन्हीं बातों को लिंकेज पर अप्लाई करें। वो अगर आपको पता है तो इसको एक बार मैंने रिकॉल किया, इसको फिर हम समझते हैं। लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज में होता क्या है? जैसे बच्चों ये एक क्रोमोसोम है, हम सभी जानते हैं एक क्रोमोसोम पर क्या एक ही जीन होती है? क्या एक क्रोमोसोम पे कई जीन होती है? सबको पता छुटके से वाई पर क्या 231 जीन होती है? तो इसी पर यहाँ पर ऐसी कई जीन होती है, ए बी सी डी ई, ऐसी काफी सारी चीजें। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा पेरेंट से बच्चों में क्या केवल जीन जाती है? पूरा। तो क्या ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम पेरेंट से बच्चों में जाएगा? तो बताओ जब ये पूरा क्रोमोसोम जाएगा तो ये सारी जीन क्या जाएगी? और ये सारी मैं कहूंगा साथ ही जाएगी। अच्छा क्या ये सब एक ही क्रोमोसोम पे लगी? बताओ सारी जीन साथ जाएगी, और जीन का ऐसे साथ साथ जाना यही कहलाता है लिंकेज। तो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन का अगली जनरेशन में साथ जाना, बताओ साथ जाना, लिंकेज। कभी आपसे पूछे लिंकेज क्या होती है, समझ में आया? एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन का साथ जाना, इसी को क्या कहते हैं? लिंकेज। इस लिंकेज को पहली बार ऑब्जर्व, इसको बच्चों फर्स्ट टाइम देखने का काम, इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने का काम दो साइंटिस्ट ने किया था। उसमें एक साइंटिस्ट थे बेटसन एंड दूसरे थे पनेट। इनका नाम क्या पहले कभी आया है? पनेट का नाम तो बहुत बार लिया हमने, वही चेकर बोर्ड पनेट स्क्वायर। बेटसन का नाम बस मैंने एक बार बताया था आपको, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, डब्ल्यू बेटसन है ना। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक बार बच्चों अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने लेथाइरस ओडोरेटस, जिसे बच्चों स्वीट पी कहते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्या मेंडल ने भी इसी पे काम किया? नहीं, मेंडल ने पी तो लिया था लेकिन गार्डन में। इन्होंने बच्चों जब स्वीट पी पर काम किया तो इन्होंने भी सेम वही मेंडल के जैसा ही डाइहाइब्रिड टेस्कोस किया। अच्छा जब टेस्कोस करेंगे मान लीजिए ए एंड बी जीन के रिस्पेक्ट में, बताओ ए बी जीन के रिस्पेक्ट में क्या किया? टेस्कोस। अब सभी बच्चे बताएंगे, अभी हमने थोड़े पहले समझा और पहले भी समझा, जब भी टेस्कोस कराएंगे फिनोटाइपिक रेशियो, बोलो बोलो 1:1:1:1:1 क्या ये एक्सपेक्टेड रेशियो है? ये आना चाहिए। लेकिन बच्चों जब इन्होंने डाइहाइब्रिड टेस्कोस किया तो ये रेशियो नहीं मिला। इन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो ये रेशियो मिला 7:1:1:7। आना क्या चाहिए? 1:1:1, लेकिन रेशियो कुछ अलग मिल गया, 7:1:1:7 के रेंज मिला। और साथ ही साथ ये जो 7 है ये था पेरेंटल, अगेन ये 7 भी पेरेंटल, और ये दोनों न्यू। आप सब बच्चे बताएंगे पेरेंटल गिनो टोटल 7 + 7 क्या 14 हो गए, और न्यू गिनो तो बताइए कौन ज्यादा? और पेरेंटल का बहुत ज्यादा है। यहाँ तो पेरेंटल और न्यू क्या थे, लेकिन यहाँ पेरेंटल काफी ज्यादा है। मतलब जो बात मेंडल ने कही थी क्या उससे कुछ अलग बात आ रही? अब बात ये अलग आ रही है तो क्यों आ रही? उसके पीछे क्या लॉजिक है? रेशियो 1:1 आना चाहिए था लेकिन यहाँ रेशियो बदल गया, और इतना बदला कि पेरेंटल कुछ ज्यादा ही आ गए। तो यानी मेंडल से हट के बात हो रही, यानी कुछ ना कुछ अलग बात तो है। बात आ रही है रेशियो इतना चेंज क्यों हुआ, 7:1:7 रेशियो क्या आया, इसके बारे में हम सीखे। जब बेटसन एंड पनेट के बाद ने ये रेशियो ऑब्जर्व किया तो वो सोचते थे कि रेशियो क्या है, इसके बारे में कुछ बातें करें, लेकिन इन्होंने जो बातें कही थी वो सही नहीं थी। बाद में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देने का काम, यानी लिंकेज को डिटेल में समझाने का काम किया था टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट। मॉर्गन साइंटिस्ट ने ये बताया कि यहाँ ये जो रेशियो आपका बदला है उसके पीछे रीजन ये है कि आपने जो जीन लिए कौन सी ए बी, ये ए और बी जीन एक ही क्रोमोसोम पे। बताओ एक ही क्रोमोसोम पे तो क्या शो करे? यानी जब जब बच्चों लिंकेज आएगी, जब भी बच्चों लिंकेज आएगी रेशियो 1:1:1 नहीं आएगा, ये रेशियो बदल जाएगा, और रेशियो भी ऐसा बदलेगा कि पेरेंटल की नंबर हमेशा न्यू से ज्यादा हो जाएगी। अरे कोई बात समझ में? मुझे बताइए मेंडल को 1:1 क्यों मिला? क्योंकि मेंडल ने जो जीन या कैरेक्टर लिए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, लेकिन इनके केस में रिजल्ट बदल चुके, क्योंकि जीन अलग नहीं सेम क्रोमोसोम पे, और सेम क्रोमोसोम पर क्या शो हो रही है, और जैसे लिंकेज होगी क्या रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब कुछ डिफरेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रेशियो बदलने के पीछे रीजन किसने समझाया? मॉर्गन। तो कहा जाता है मॉर्गन साहब ने ही लिंकेज की डिटेल स्टडी की थी, और लिंकेज टर्म देने वाले भी मॉर्गन ही थे। अच्छा लिंकेज को पहली बार देखा किसने? बेटसन एंड पनेट, लेकिन वो ज्यादा समझाने वाले मॉर्गन साहब। एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय मॉर्गन। लिंकेज टर्म किसने दी? मॉर्गन। लिंकेज की डिटेल स्टडी आप तो जानते हो, लिंकेज आ गया तो मॉर्गन साहब। अच्छा यहाँ बच्चों मॉर्गन साइंटिस्ट ने फिर अपने एक्सपेरिमेंट सभी बच्चे जानते हैं किसके ऊपर किए? ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किए, और एक थ्योरी दी गई जिसे बच्चों इन्होंने नाम दिया लिंकेज थ्योरी। ये जो मैं लिंकेज थ्योरी अब आपको समझाने जा रहा हूँ, ये लिंकेज थ्योरी समझाने वाले साइंटिस्ट कोई और नहीं मॉर्गन। इस थ्योरी में मॉर्गन साहब ने सबसे पहले लिंकेज क्या होती है वो समझाया। अच्छा लिंकेज क्या होती है समझ में आता है? लिंकेज की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम व्हिच इज इनहेरिटेड एज अ ग्रुप। एक ही क्रोमोसोम पर एसोसिएट जीन, बताइए ए बी सी डी ई जी क्या एक ही क्रोमोसोम पे जुड़ी है? एक ही क्रोमोसोम पे जुड़ी है तो क्या बोलोगे? फिजिकली एसोसिएटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बताइए क्या ये सेम क्रोमोसोम पे बैठी है? अब अगली जनरेशन में जाएंगे तो ये सारी जीन अलग अलग जाएगी या साथ? अच्छा साथ क्यों जाएगी? बस सिंपल सी बात है, क्या ये एबीसीडी एक ही एरोप्लेन में बैठे? तो जब ये एरोप्लेन उड़ेगा अरे तो साथ ही तो जाएंगे। बताओ जब ये उड़ेगा तो साथ जाएंगे, तो अगली जनरेशन में भी साथ पहुंच जाएंगे। बताओ साथ साथ जाना, लिंकेज। ये लिंकेज के बारे में कौन समझा रहा है? मॉर्गन। मॉर्गन साहब ने फिर आगे बताया कि ये जो लिंकेज होती है, ये जो लिंकेज होती है, जिस भी जीन ने लिंकेज शो की है उन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। जो जीन भी लिंकेज शो कराएगी क्या कहलाती है? लिंक्ड जीन। बताओ इन सब जीन ने क्या शो की? बताओ इन सबको मिला के लिंक्ड जीन। अब मैंने कहा एक जीन और है जो क्रोमोसोम किसी और पे, मान लीजिए एच है, ए और एच लिंक्ड जीन क्यों नहीं है? तो बताइए लिंक्ड जीन किसको कहते हैं? सेम क्रोमोसोम पर बैठी जीन, बताओ क्या कहलाती है? लिंक्ड जीन्स कहलाती है। फिर उन्होंने ये भी कहा ये लिंक्ड जीन अलिलिक नॉन अलिलिक, सोचो। हाँ बताओ इसका लोकस इसका लोकस, अलील तो वो होते हैं सेम लोकस पे होते हैं जबकि इनका लोकस तो अलग है। अच्छा लोकस अलग है तो मैं श्योर कह सकता हूं क्या ये नॉन अलीलिक होती है? अच्छा साथ ही साथ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम और सेम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। एक बार तो नीट में यही क्वेश्चन आ गया, लिंक्ड जीन बताइए कहां बैठी होती है? तो लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे। अच्छा ये सब बातें किससे समझाई? मॉर्गन। मॉर्गन साहब ने एक और बहुत अच्छा पॉइंट समझाया। मॉर्गन साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि जो लिंकेज होती है ये लिंकेज परमानेंट नहीं होती, लिंकेज इज नॉट परमानेंट। लिंकेज को तोड़ा जा सकता है, और लिंकेज को तोड़ने के लिए जो प्रोसेस काम आती है वो कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। यानी उन्होंने अगला पॉइंट ये समझाया, लिंकेज इज ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज को तोड़ा जा सकता है, और लिंकेज को तोड़ने का काम कौन करता है? क्रॉसिंग ओवर। जैसे बच्चों क्रॉसिंग ओवर शब्द है, किसके बारे में जानते हो? समझना, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम मैंने बनाया, मान लेते हैं ये 1 है। इसी तरह से मैंने ये क्रोमोसोम फिर ड्रॉ किया, ये भी समझाने के लिए 1 है। अच्छा ये 1 1 क्या सेम टाइप के क्रोमोसोम है? और इन्हीं सेम टाइप के क्रोमोसोम को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम में से बताएगा क्रोमोसोम का ये जो आधा पार्ट होता है, हाफ पार्ट, दिस हाफ पार्ट इज क्रोमेटिड। क्रोमोसोम का आधा पार्ट
बताओ यह था, दोनों क्रोमेटिड क्या एक सेंट्रोमेर पे जुड़े, सिस्टर नॉन सिस्टर, ये ब्लैक वाले, अच्छा ब्लू वाले। लेकिन अगर मैं ब्लैक और ब्लू की बात करूं तो क्या ये क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में एक पार्ट यहाँ से कटेगा और वो यहाँ जाएगा, और इसका पार्ट यहाँ से कटेगा और यहाँ आएगा। बताइए क्या नॉन सिस्टर में क्या कुछ पार्ट एक्सचेंज हो रहा है? बस नॉन सिस्टर में एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है, इसी एक्सचेंज की प्रोसेस का नाम ही होता है क्रॉसिंग। कभी आपसे पूछे क्रॉसिंग और क्या होता है, समझ आया? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का एक्सचेंज होना, बताओ क्या कहलाता है? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग और होमोलोगस में होगा, नॉन होमोलोगस। अच्छा मुझे बताइए इन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग क्यों होता है? हाँ, इसके बारे में रीजन मैं आगे समझाऊंगा कैसा क्यों होता है। अभी तक क्रॉसिंग जब भी होगा बिटवीन नॉन सिस्टर, इस क्रॉसिंग की प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, रिकॉम्बिनेज। ये जो बच्चों रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है, यही रिकॉम्बिनेज एंजाइम जाकर यहाँ पर फाइनली क्या करता है? क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग को करने वाले एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज। अब बच्चों ये जो लिंकेज के बारे में जितनी बातें मैं आपको समझाई क्लियर हुई? एक क्रोमोसोम पर बैठी जीन के साथ जाती है, साथ जाना, जो जीन लिंकेज शो करती है लिंक्ड होती है, अलिलिक नॉन अलिलिक, अलग क्रोमोसोम पे सेम, क्या लिंकेज टूट भी जाती है? कौन तोड़ेगा? यानी ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के अपोजिट है, लिंकेज चाहते साथ रहे लेकिन क्रॉसिंग ओवर को क्या करता है? अलग। इसे बच्चों कुछ इस तरह से आप सोचिएगा। कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन, क्या ए और बी जीन सेम क्रोमोसोम पे है? बताओ ये चाहती है अगली जनरेशन में साथ जाना, तो इन जीन का कहना है कि हमेशा साथ जाएंगे, मतलब ये जीन यहाँ पर लिंकेज शो करना चाहिए। अच्छा ये अभी बच्चों पेरेंट की सेल में, अच्छा पेरेंटल सेल में ए बी साथ है, तो इनकी टेंडेंसी होगी कि जब ये क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएगा तो ए बी क्या साथ जाएंगे? साथ जाना। लेकिन अगली जनरेशन लाने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है गैमीट की। अच्छा जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनाते टाइम कौन सा डिवीजन, और जब मियोसिस होगा क्या क्रॉसिंग ओवर होता है? सपोज करो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर में ऐसे बच्चों यहाँ पर ये पार्ट एक्सचेंज, जब ये पार्ट यहाँ एक्सचेंज हुआ तो ध्यान से देखिएगा, इधर तो यहाँ कैपिटल ए था लेकिन ये कैपिटल बी क्या इधर पहुंच गया? तो बताइए यहाँ ए बी कैसे साथ, क्या यहाँ भी साथ थे? लेकिन जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ क्या ए और बी अलग हो गए? तो बताओ इनके बीच की लिंकेज टूट गई। अच्छा ये लिंकेज किसने तोड़ा? लिंकेज का कहना साथ रहना, हाँ लिंकेज का कहना साथ रहना, लेकिन क्रॉसिंग ओवर ने क्या उनको अलग अलग कर दिया? लिंकेज जो चाहती थी कि हम साथ जाए वो चाहती है कि साथ रहो, लेकिन जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ अलग अलग कर दिया, तो क्या ये लिंकेज टूट गई? तो इसलिए बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट कहा जाता है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। अच्छा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या एक दूसरे के इनवर्स है? अच्छा इनवर्स को समझ में आया? लिंकेज का कहना, लेकिन क्रॉसिंग ओवर ने उनको अलग अलग कर दी, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट काम कर गए, इसलिए हम कहते हैं लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके भी बच्चों ये इनवर्सली होता है। अच्छा ये जो मैंने डिस्टेंस की बात की ये क्रोमोसोम की डिस्टेंस नहीं है, अच्छा इन जीन्स के बीच में, जैसे यहाँ एक जीन ए है, यहाँ एक जीन बी है, यहाँ एक जीन मान लेते हैं डी है, बताओ ए और डी में डिस्टेंस, बोलो बोलो। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांस, अच्छा क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा है तो लिंकेज कम। अब यहाँ देखिए जैसे बच्चों क्रॉसिंग ओवर हुआ ये कैपिटल बी तो इधर चला गया, तो इधर से क्या गया? बोलो बोलो बोलो। पहले क्रोमोसोम पर कैपिटल ए कैपिटल बी साथ थे, अब बताओ कैपिटल ए के साथ, तो क्या कुछ नया कॉम्बिनेशन है? और ये जो नया कॉम्बिनेशन तैयार हुआ क्रॉसिंग ओवर की वजह से नया कॉम्बिनेशन बना, इसी का नाम रिकॉम्बिनेशन। अच्छा रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आता है? नया कॉम्बिनेशन का बनना, बताओ क्या कहलाता है? ये रिकॉम्बिनेशन किसने तैयार किया? क्रॉसिंग ओवर, और इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से आ जाती है वेरिएशन। तो कभी आपसे पूछे वेरिएशन आने के पीछे रीजन, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? रिकॉम्बिनेशन। क्या बात समझ में आई? अच्छा लिंकेज बताओ किसके इनवर्स है? ऑल्सो इनवर्स डिस्टेंस। कभी बच्चों से क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, अगर मान लीजिए डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर, अरे डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम, तो बताओ लिंकेज ज्यादा हो जाए, अरे उल्टा हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर। अब ये सब कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा कैसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। अब ये कंप्लीट नहीं होना, इसमें काफी सारी बातें, तो आप देख पा रहे हैं ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर हम उससे कंपेयर करें तो क्या कम दिख रही है? बताइए ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। अब जो मैं आपको ये एक केस समझाऊंगा, ये केस मैं आपको समझाऊंगा, वो केस आपको खुद को समझना है, क्या समझना? ए और बी के बीच में आपने देखा कि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से जब बच्चों मियोसिस होता है तो मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर करने वाले एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज। तो वो जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है उस रिकॉम्बिनेज एंजाइम को यहाँ पर वर्क करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती, इसलिए जगह नहीं मिल पाती क्योंकि जीन बहुत पास है। अच्छा एंजाइम जो काम नहीं कर पाएगा तो बताओ ये वाला पार्ट इधर नहीं जा पाएगा, ये वाला इधर या जाएगा तो भी बहुत कम सेल, बहुत लिमिटेड सेल में जा पाएगा। मतलब जीन अगर पास में है, डिस्टेंस अगर कम है, जीन अगर पास में है, तो बताइए क्रॉसिंग ओवर के चांस कम या ज्यादा? अच्छा डिस्टेंस कम होने से क्रॉसिंग ओवर कम क्यों हो गया? क्योंकि एंजाइम को काम करने की जगह नहीं मिल पाती। अच्छा ये पार्ट मान लो इधर आता, स्मॉल भी अगर इधर आता तो क्या कुछ नया बनता? लेकिन इधर क्रॉसिंग ओवर हो नहीं रहा है, तो बताओ न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो यहाँ न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, या कभी मान लो बन भी गए तो बहुत लो केस में बनेंगे, यानी रिकॉम्बिनेशन के जो चांसेस आते हैं वो बहुत लो होते हैं। अच्छा यहाँ बच्चों ए और बी जीन ये हमेशा यहाँ साथ है, क्रॉसिंग ओवर हो नहीं रहा है, तो बताओ अगली जनरेशन में भी क्या साथ ही जाएगी? ये साथ जाना लिंकेज, तो इनके बीच में लिंकेज हमेशा बनी रहेगी, मतलब इन जीन में लिंकेज के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा। जीन यहाँ दूर है या पास है? पास है, तो पास है तो ऐसे जीन को बच्चों स्पेशली कहा जाता है टाइटली लिंक्ड जीन्स, तो इन्हें बच्चों टाइटली लिंक्ड जीन्स के नाम से जानते हैं। अब बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस अगर कम है, बताओ डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम तो लिंकेज, डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम तो लिंकेज के चांस। अच्छा जीन अगर पास में है, डिस्टेंस कम है, जीन अगर पास में लूजली लिंक या टाइटली, बताओ क्या ये जीन टाइटली लिंक है? और टाइटली अगर लिंक जीन है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन के चांस बहुत कम होते हैं। बताओ टाइटली लिंक जीन में रिकॉम्बिनेशन कम क्यों होता है? हाँ क्योंकि जीन अगर पास है तो उसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम नहीं करेगा, इसी वजह से रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा ये वाला केस आपको समझ में आया? अगला वाला केस आप खुद दिमाग लगा, बताइए यहाँ पर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन को काम करने की जगह मिलेगी, तो क्या ये पार्ट इधर जाएगा, ये पार्ट इधर आएगा? बताओ ये एक्सचेंज क्या कहलाता है? तो क्या यहाँ क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है, ये पार्ट इधर आ रहा है, तो क्या कुछ नया बन रहा है? नया बन रहा है मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ क्या यहाँ रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा? हाई। यहाँ हाई रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, तो बताइए इसमें लिंकेज के चांस, बताइए ये पार्ट इधर जा रहा है तो ए और डी की जो लिंकेज है क्या टूट गई? क्योंकि इधर चला जाएगा, तो बताओ लिंकेज यहाँ पर टूट जाएगी, जीन यहाँ पास या दूर, दूर जीन है तो ऐसे जीन को हम कहते हैं लूजली लिंक्ड जीन्स। यानी एक क्रोमोसोम पे जीन दो तरह से हो सकती है, या तो बच्चों टाइटली लिंक या लूजली लिंक। क्या आपको टाइटली और लूजली का मीनिंग समझ में आया? अच्छा अगर जीन लूजली लिंक्ड है, अगर जीन दूर दूर है लूजली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन के चांस क्या ज्यादा हो जाते हैं? क्यों?
हाँ, क्योंकि जीन अगर दूर है तो एंजाइम आसानी से काम कर लेगा। बात समझ गए ना? ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी एनसीईआरटी में भी कई बार क्वेश्चन है। और बच्चों से रिंग जीन्स का क्या क्या अरेंजमेंट होता है ये बच्चों हम सीखेंगे। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट होता है इसमें दो तरह का अरेंजमेंट आ सकता है। इसमें एक अरेंजमेंट आता है सीस या इसे बच्चों हम कपलिंग के नाम से जानते हैं, और एक अरेंजमेंट आता है जिसे हम ट्रांस या रिपल्शन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ये सीस या कपलिंग क्या होता है सभी ध्यान समझिएगा। यहाँ पर अब जो हम जीनोटाइप लिखेंगे उसमें जीनोटाइप लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। मैं बच्चों जीनोटाइप कुछ ऐसे लिखा करूंगा, प्लस प्लस अपॉन स्मॉल स्मॉल। तो ये जीनोटाइप कहना क्या चाहते हैं पहले ध्यान समझो। अभी तक की जेनेटिक्स में हमने क्या सीखा है कि जो डोमिनेंट एलील होता था क्या उसको हम कैपिटल लेटर्स लिखते थे। मॉर्गन साहब थोड़ा अलग काम करते हैं। मॉर्गन साहब डोमिनेंट को प्लस से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, ये जो प्लस है ये इस रिसेसिव एलील का डोमिनेंट फॉर्म। अगर इस प्लस का मतलब आपको जानना है तो इसके सामने वाले को देखो, बताओ सामने क्या है, स्मॉल ए, तो इसका मतलब श्योर है कि कैपिटल ए को प्रेजेंट कर। अच्छा, ये प्लस बताओ क्या। अच्छा, कैसे बोला कैपिटल बी आपने, सामने, तो सामने स्मॉल भी था तो ये उसका रिस्पेक्टिव डोमिनेंट एलील कैपिटल बी। अब बच्चों ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब ये होता है कि इस लाइन के ऊपर वाला एक क्रोमोसोम है और लाइन के नीचे वाला दूसरा क्रोमोसोम, मतलब यहाँ आपको दो क्रोमोसोम बना, एक क्रोमोसोम ये बनाया और एक क्रोमोसोम ये बनाया। अच्छा, ये दोनों क्रोमोसोम जो आप ड्रॉ करोगे दोनों ही होमोलोगस। अब बच्चों इस लाइन से ऊपर का मतलब ये होता है कि लाइन के ऊपर जितने भी एलील है ये इस क्रोमोसोम पर बिठाएंगे। बताओ इसके ऊपर मैं कौन कौन से एलील बिठाऊंगा। एक तो बिठा दिया कैपिटल है, दूसरा, अच्छा मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी एक ही क्रोमोसोम पे बिठाया क्योंकि लाइन के ऊपर वाले इस क्रोमोसोम पे बैठे। क्या प्रेजेंटेशन समझ आ रहा है? तो बताओ स्मॉल स्मॉल भी कहां बिठाऊं, उसके रिस्पेक्टिव होमोलोग। क्या स्मॉल यहां लगा दूं? नहीं, एलील है तो ए के ठीक सामने, स्मॉल है बी के ठीक सामने, लोकस भी क्या रखना है सेम। अब बताओ कैपिटल है डोमिनेंट या रिसेसिव, कैपिटल बी, तो क्या इस बार डोमिनेंट डोमिनेंट एक ही क्रोमोसोम पे बैठे। तो डोमिनेंट डोमिनेंट अगर साथ हो तो अरेंजमेंट का नाम सीस, सीस अरेंजमेंट कब बोलेंगे। डोमिनेंट डोमिनेंट साथ हो तो अरेंजमेंट का नाम सीस या एक नाम और कपलिंग। अब जो मैंने आपको समझाने के लिए एक जीनोटाइप और ड्रॉ किया। इस बार मैंने जीनोटाइप लिखा प्लस स्मॉल बी अपॉन ए प्लस। अब जो मैंने कहा यहाँ पर प्लस क्या है, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, कैपिटल ए कैपिटल बी। हाँ, सामने को देखते पड़ोसी को नहीं, बताओ सामने क्या है, स्मॉल ए, तो ये कैपिटल ए, बताओ ये वाला कैपिटल बी, वही सामने से पता करें। अब इनको अरेंज करना है, कितने क्रोमोसोम बनाओगे, तो दोनों के होमोलोगस होंगे। लाइन के ऊपर वाले इस पर बिठाएंगे, बताओ क्या क्या लिखेंगे, कैपिटल ए और इसी पर ही स्मॉल बी। बताओ इसको कैसे लिखोगे, स्मॉल ए और कैपिटल कैसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये वाली डोमिनेंट रिसेसिव, वेरी गुड, और ये वाला बताओ एक अलील डोमिनेंट एक, तो ऐसे अरेंजमेंट का नाम ट्रांस। अच्छा, सीस तो ट्रांस का पता समझ गए, सीस का बोलना है और ट्रांस का बोलना है एक डोमिनेंट साथ में एक रिसेसिव आ जाए, समझ गए। मैंने बच्चों आपको समझाने के लिए एक जीनोटाइप ऐसे लिखा, मैंने लिखा प्लस स्मॉल बी स्मॉल आर प्लस अपॉन ए प्लस स्मॉल आर स्मॉल जी। मैंने कहा इनका मतलब बताओ, बता दोगे, बोलो क्या कैपिटल आ जाएगा, कितने क्रोमोसोम बना है, एक दो तीन चार बना दे। अरे क्रोमोसोम तो दो ही बनेंगे, लिंकेज में बस एक आध दो क्रोमोसोम। बताओ इस लाइन के ऊपर वाले किस पे बिठाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, इसको अरेंज करो, स्मॉल ए स्मॉल जी, बात समझ में ना। अच्छा अब बताओ ए और बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल जी सीस, बात समझ में ना। मतलब कौन से अलील के रिस्पेक्ट पूछा है वो अरेंजमेंट बदल जाएगा, बात समझ में। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ऐसे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ जी सीस अरेंजमेंट में समझ जाओगे, क्या समझोगे, क्या डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में रहेंगे तो अरेंजमेंट का नाम सीस। अब देखिए, तो लिंकेज के बच्चों दो टाइप आते हैं, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट। एक एक करके दोनों को समझिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिंकेज में फर्स्ट नंबर पे हमने सीखा और वो है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, ये जो कंप्लीट लिंकेज होती है वेरी 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 रेयर केस में, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बच्चों बहुत रेयर केस में लिखी जाती है। अच्छा, कंप्लीट लिंक नाम बहुत कुछ समझा जाता है। कंप्लीट लिंक का मतलब हमेशा लिंक, हमेशा साथ हो। अच्छा, लिंकेज को तोड़ने वाला मतलब ये ऐसी लिंकेज है जहां क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं। मतलब ऐसी लिंकेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यानी जीन हमेशा साथ रहे, तो जीन हमेशा साथ रहे तो उसी को कहेंगे कंप्लीट लिंक। यानी इस तरह की लिंकेज की खास बात ये होती है कि इस तरह की लिंकेज में लिंकेज के चांसेस 100% यानी सारा का सारा लिंक रहे। अच्छा, इस वाली लिंकेज की एक और खास बात, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर क्या रहेगा, अपसेट, यानी और अच्छे से कहूं तो 0%। मतलब इस लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर अपसेट रहता है, क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं। तो ऐसी लिंकेज जिसमें 100% लिंकेज हो उसी को हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। अब जो इस कंप्लीट लिंकेज में गैमेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी क्या गैमेट बनाना समझा रखा है, कहां पढ़ा है, वो फोर्क लाइन मेथड कुछ याद है। पहले हमने जो गैमेट बनाना समझा था ये मान के चले थे कि जीन अलग क्रोमोसोम, लेकिन आज जो मैं आपको गैमेट बनाना समझा रहा हूं ये मान के चलेंगे कि जीन सेम क्रोमोसोम है। अच्छा, समझाने के लिए जो मैंने ये एक सेल ली और इसको मैंने कह दिया कि ये एक पेरेंटल सेल है। इस पेरेंटल सेल के अंदर यहाँ पर मैंने कुछ क्रोमोसोम बनाए, ये क्रोमोसोम, इसके ऊपर यहाँ जो अली लिखा ये कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पे लिखा स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी बच्चों हमने थोड़ी देर पहले सीखा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब सोचना से जाते अगर डिस्टेंस कम कर दे तो क्या क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों यहाँ डिस्टेंस इतनी कम है, इतनी कम है, डिस्टेंस इतनी कम है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं। मतलब ये जीन बहुत 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 पास है। अच्छा, जीन पास है, टाइटली लिंक, और अच्छे से कहूं वेरी टाइटली। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा टाइटली लिंक है तो सोच के बताना क्रॉसिंग ओवर क्या एब्सेंट रहेगा। अब जो आपसे कहा जाए कि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है और गैमेट बनाओ, तो गैमेट बनाना यहाँ सबसे आसान है। गैमेट बनाते टाइम कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों क्रोमोसोम है बस इनको अलग करें। अच्छा, यहाँ मान लो ये क्रोमोसोम 1 है, ये 1 है, तो एक गैमेट में क्या दोनों आएंगे, तो एक गैमेट में। अच्छा, यहाँ पर ये वाला 1 चला गया तो क्या दूसरा 1 यहाँ चला जाएगा। अब बताओ इस पर अलील बोलो, वेरी गुड, इधर बोलो स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा, ये जो गैमेट है सभी बच्चे जवाब देना अच्छे से, इस गैमेट में जो जीनोटाइप है या कॉम्बिनेशन है, इधर कैपिटल ए कैपिटल बी साथ, यहाँ बोलो कैपिटल ए कैपिटल, क्योंकि जैसा पेरेंट में था सेम वही दिख रहा है। अच्छा, यहाँ बताओ स्मॉल ए स्मॉल बी, क्या ये पेरेंटल है, यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो बताइए यहाँ जितने भी गैमेट बने ओला। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पर मैंने ऐसा गैमेट क्यों नहीं बनाया जिस पर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए। बताओ ये तब आता जब ये इधर जाता। अच्छा, इधर जाता तो क्या होता, लेकिन इस केस में क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर ऑप्शन तो ये गैमेट, तो बताओ ये गैमेट अगर बनता तो क्या न्यू बनता, लेकिन मैं कहूंगा न्यू गैमेट यहाँ पर। बताओ ये गैमेट के साथ ये गैमेट, बताओ अगली जनरेशन में जब ये गैमेट जाएंगे तो कैसा पेरेंटल आएगा, इस बार नया क्यों क्रॉसिंग ओवर ऑप्शन। तो मैं यहाँ श्योर कह सकता हूँ कि कंप्लीट लिंकेज के केस में जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन निकाले कितना परसेंट, अच्छा सारे के सारे पेरेंटल क्यों क्रॉसिंग ओवर वाइड, तो फिर मैंने आपसे पूछा बच्चों न्यू कॉम्बिनेशन कितने, क्योंकि यहाँ पे नया गैमेट बनाएंगे तो नया कॉम्बिनेशन 0 रहेगा। ये जो लिंकेज होती है जैसा कि मैंने कहा बहुत रेयर केस में लिखी जाती है, तो इसके एग्जांपल भी बहुत रेयर मिलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में एक एग्जांपल बड़ा फेमस है, मेल ड्रोसोफिला की सम जीन्स। कुछ जीन ड्रोसोफिला में स्पेशली मेल ड्रोसोफिला में ऐसी जीन्स देखी गई है जो बहुत ज्यादा पास है, और जो जीन बहुत ज्यादा पास होती है वही ऐसे कंप्लीट लिंकेज शो करती है। अच्छा, कंप्लीट लिंकेज में जब भी गैमेट बनाओ बहुत आसान है। अच्छा, जो बात मैंने अभी समझाई हुई, कंप्लीट लिंकेज में टाइप ए बी तो एक स्मॉल स्मॉल। अच्छा, दो गैमेट है तो इसके बनने के चांस 1/2 यानी कितना 50%, तो ये भी बताओ कितने टाइप के गैमेट बने 50-50। अच्छा, यहाँ कैपिटल स्मॉल भी वाला बनेगा ही बनेगा। अच्छा, मैं पूछता इसकी परसेंटेज, ये बनाएंगे तो 0% हो जाएगा।
अब बच्चों मैंने एक केस और लिया, अब सभी ध्यान से समझना। मैंने क्या किया यहाँ पर समझाने के लिए, इसी के ऊपर मैंने एक अलील और ले लिया कैपिटल सी, और यहाँ पर एक अलील ले लिया स्मॉल सी। अब बताइए यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट लिंकेज गैमेट बना, कितने बनेंगे? दिमाग लगाओ, कितने बनेंगे? क्या दो ही बनेंगे? बस यहाँ पे होगा क्या, इधर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल सी, तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल सी। अरे टाइप तो दो ही रहेगा। चलिए मैंने आगे बढ़ाया, मैंने कहा बच्चों यहाँ पर इस बार मैंने ले लिया कैपिटल डी और यहाँ ले लिया स्मॉल डी। अब बोलो क्या तब भी दो ही बनेंगे? अगर मैं यहाँ पूरी एबीसीडी भी लिख दूं ना तब भी दो ही बनेंगे, यानी कंप्लीट लिंकेज में मैक्सिमम क्या है। और दो कैसे बना समझ गए? बस अलग अलग कर दे। अब यहाँ पे जो मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब देना। मैंने यहाँ पर फिर ये सेल ली क्रोमोसोम यहाँ पर बनाया, इस क्रोमोसोम पे लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ भी लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी, और मैंने कहा बच्चों गैमेट बनाओ, कितने टाइप के? आप बोलो, मैं सिखाऊंगा। हाँ, कैसे बनाओगे गैमेट? क्या अलग अलग कर दोगे? चलिए अलग अलग कर दिया। जब इनको अलग कर दिया बताओ इस पर क्या लिखा? वेरी गुड, इस पर। अच्छा दोनों पर जीनोटाइप तो सेम ही है ना, तो बताओ टाइप वाइज कितना? क्योंकि अच्छा नंबर तो ऐसे बहुत सारी मिल सकती है, हम हमेशा किसकी बात करते हैं? तो क्या टाइप वाइज तो एक ही है। चलिए अब मैंने यहाँ पर कैपिटल सी लिया, यहाँ कैपिटल सी, क्या तब एक ही बनेगा? चलिए कैपिटल डी लिया कैपिटल डी, पूरी एबीसीडी लिख दूं, यानी यहाँ गैमेट या तो एक बनेगा या दो बनेगा। अच्छा एक कब? दोनों सेम हो। अच्छा और दो कब? जब डिफरेंस आ जाए। अब आप जवाब देना, मैंने समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने फिर से ऐसे क्रोमोसोम बनाए, और इन क्रोमोसोम पर यहाँ अली लिखा कैपिटल ए, यहाँ भी कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल। बोलो हाँ, एक या दो? चलिए वेरी गुड। इस बार बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल सी और यहाँ लिखा स्मॉल सी। हाँ चलिए इस बार मैंने यहाँ लिखा कैपिटल डी, यहाँ लिखा कैपिटल डी, क्या तभी दो आएंगे? मतलब एक भी जगह डिफरेंट आ गया तो दो हो जाएंगे। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर कैपिटल ई स्मॉल ई, क्या तभी दो आएंगे? मतलब एक भी जगह डिफरेंट आ गया तो दो हो जाएंगे। बताओ मैक्सिमम क्या है और मिनिमम एक, क्या समझ गए? तो कंप्लीट लिंकेज बहुत आसान है। बताओ कंप्लीट लिंकेज में सारे कॉम्बिनेशन नया क्यों नहीं बनता? इसमें क्रॉसिंग ओवर कितना परसेंट? 0% क्रॉसिंग ओवर तो लिंकेज का, कंप्लीट लिंक 100% लिंक। बात समझ गए? अब आप लोगों के मॉड्यूल में ऐसा डायग्राम बना के रखा होगा। जब बच्चों इनकम्प्लीट लिंकेज होती है इसे कहा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिंकेज। अच्छा तीनों लिंकेज में सबसे कॉमन टाइप की अगर कोई लिंकेज है, दोनों लिंकेज में, दोनों में अगर सबसे कॉमन टाइप की है तो वो है इनकम्प्लीट। जैसे बच्चों नाम में आया इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब है कि क्या लिंकेज टूटेगी, तो लिंकेज को तोड़ने वाला, यानी इस लिंकेज की खास बात ये है कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। अच्छा क्रॉसिंग ओवर होगा तो मुझे इतना समझाओ न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे? लेकिन पेरेंटल तो रहेगी, तो इसमें बच्चों पेरेंटल भी रहेंगे नए भी रहेंगे, बट पेरेंटल की नंबर नए से हमेशा ज्यादा रहती है। अब ये ज्यादा क्यों रहती है उसका रीजन समझे, कैसी क्या खास बात है कि पेरेंटल हमेशा ज्यादा आते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ सेल ली है, समझाने के लिए ये प्लांट की एक सेल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे मेरे पास 100 सेल है। प्लांट के अंदर आप सभी जानते हैं जब मियोसिस होता है तो उसे फाइनली गैमेट बनते हैं, उन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अच्छा प्लांट में जो पोलन ग्रेन बनते हैं एक बनता है, क्या प्लांट में कई पोलन ग्रेन्स बनते हैं? तो एक साथ कई सारी सेल में मियोसिस होता है। ये नहीं सोचना कि प्लांट में बस एक सेल में मियोसिस होता है, एक साथ कई सारी सेल्स के अंदर मियोसिस होता है। अच्छा मान लीजिए कोई हमारे पास ये प्लांट है तो इसकी इन अलग अलग सेल में जीनोटाइप सेम ही होगा, चाहे हम अपने भी अप्लाई करें, अपने राइट हैंड का जीनोटाइप और लेफ्ट हैंड का जीनोटाइप सेम है क्योंकि जीन तो वही है। अच्छा समझाने के लिए मैंने इस प्लांट का जीनोटाइप लिखा, इस सेल में कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ लिखा स्मॉल ए स्मॉल बी, तो बताओ इसमें भी सेम, यहाँ पर जो स्मॉल बी तो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी। अच्छा एक सेल लेता तो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी। समझाने के लिए मैंने 100 सेल ली, इन सबके अंदर जीनोटाइप का सेम चल रहा है, तो सारी की सारी सेल के अंदर आपके जीनोटाइप बिल्कुल सेम। जब बच्चों यहाँ गैमेट बनाते तो गैमेट बनाते टाइम प्रोसेस चलेगी मियोसिस की। जब मियोसिस चलेगी तो पहली स्टेज जीवन, जीवन के बाद जैसे बच्चों एस पे जाती है इसमें चलता है डीएनए का। जब बच्चों डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये जो यहाँ डीएनए बैठा है क्या डबल हो जाएगा? अच्छा यहाँ अली कैपिटल ए कैपिटल बी है तो रेप्लिकेट हुआ तो क्या दो बार आ जाएगा? सिमिलरली यहाँ अगर स्मॉल ए स्मॉल बी तो अच्छा मैंने इसको डबल बार क्यों लिख दिया? रेप्लिकेशन हो गया, अरे 2 टाइम्स हो गया डीएनए। अब बच्चों एस के बाद अगली स्टेज चले, नाम बोलो। जी2, जी2 के बाद प्रोफेज, एम फेज में पहला पार्ट आता है प्रोफेज। प्रोफेज के आप सभी जानते हैं 5 स्टेप होते हैं, लेप्टोडीन, डाइकाइनेसिस। जब बच्चों पैकाइटिन आती है तो आपको याद होगा क्या क्रॉसिंग ओवर होगा, और मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर हुआ विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी जी। ए एंड बी जी जिसे बच्चों आप स्टडी कर रहे हैं, इन ए और बी के रिस्पेक्ट में भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अच्छा जब बच्चों यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर में आप लोग को पता है ये क्रोमोसोम 1 है ये 1 है, क्या ये 1 1 होमोलोगस है? 1 1 क्रोमोसोम होमोलोगस। अच्छा ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर, ये दोनों सिस्टर, और ये सभी जानते हैं क्या नॉन सिस्टर में जिनका एक्सचेंज होगा? बताओ एक्सचेंज की प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर। जब बच्चों यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा और फाइनली जब पूरा मियोसिस खत्म, अच्छा क्रॉसिंग ओवर सिस्टर में हुआ है नॉन सिस्टर? सिस्टर में क्यों नहीं? सेम है, आइडेंटिकल। अगर इनमें एक्सचेंज करा भी दो ना कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बच्चों क्रॉसिंग ओवर इसलिए कराते हैं ताकि वेरिएशन है, अगर इन दोनों में आपस में एक्सचेंज करा दोगे कोई वेरिएशन, इसलिए क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर में होता है। जब बच्चों पूरा मियोसिस खत्म हुआ तो यहाँ से ये क्रोमेटिड एस सच यहाँ गया तो यहाँ गया कैपिटल ए कैपिटल बी, बताओ यहाँ कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, क्योंकि इधर आ जाएगा। बताओ इधर स्मॉल ए के साथ, तो बताओ इधर आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी, कितने गैमेट बने? अब ध्यान से बताना क्या ये कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंट के पास था? पेरेंटल। बताओ स्मॉल ए स्मॉल बी, लेकिन पेरेंट में ए के साथ स्मॉल बी नहीं था, तो बताओ ये हो गया ये हो गया, कितने बने? पेरेंटल बन गए दो, नए बन गए क्या इक्वल बने? लेकिन एक खास मियोसिस जैसा कि मैंने आपसे भी कहा एक सेल में नहीं होता, मियोसिस एक साथ प्लांट के कई सेल में चल रहा है। अरे पोलन ग्रेन तो कई सारे बन रहे होंगे, तो जब दूसरी सेल में भी सेम टाइम पर मियोसिस चल रहा होगा, बताओ पहली स्टेज फिर आई एस में क्या, तो क्या ये यहाँ पर रेप्लिकेट कर जाएंगे? ये जस्ट आइडेंटिकल कॉपी बना देंगे, ये रेप्लिकेट करते हैं। अच्छा एस के बाद अब बोलो जी2, जी2 से आगे प्रोफेज 1 में क्या यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा? अब बात सीखना, यहाँ पे बच्चों क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन मैंने यहाँ लिखा क्रॉसिंग ओवर absent with respect to A and B gene, मतलब जो हमने AB जीन ली है इस AB जीन के रिस्पेक्ट में यहाँ क्रॉसिंग ओवर absent है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल में क्रॉसिंग ओवर, थोड़ा ध्यान सुनना। Don't blame your brain. यहाँ पे बच्चों क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन मैंने यहाँ लिखा क्रॉसिंग ओवर absent with respect to A and B gene, मतलब जो हमने AB जीन ली है इस AB जीन के रिस्पेक्ट में यहाँ क्रॉसिंग ओवर absent है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल में क्रॉसिंग ओवर, थोड़ा ध्यान सुनना। सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेकिन मैंने जो absent वर्ड लिखा है ना ये AB के रिस्पेक्ट। अच्छा यहाँ A और B के रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं कि हर सेल क्रॉस ओवर करेगी। हाँ यहाँ पे बच्चों हो सकता है क्रॉसिंग ओवर चल रहा होगा लेकिन नीचे चल रहा होगा, या हो सकता है सेल में जो दूसरे क्रोमोसोम होंगे उन दूसरे क्रोमोसोम में चल रहा होगा, मतलब क्या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेकिन मैंने absent किसके रिस्पेक्ट में? A और B जिसे हम स्टडी कर। अच्छा A और B में कोई जरूरी नहीं कि हर सेल क्रॉसिंग ओवर। अच्छा हो सकता है इस सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर AB के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ होगा, लेकिन हो सकता है इस सेल में हुआ, यानी कुछ में क्रॉसिंग ओवर हुआ है 100 में से कुछ सेल में हुआ है और कुछ में, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जैसे समझो मान लीजिए मेरे पास ये क्रोमोसोम पर A है, यहाँ B है और यहाँ D है। अब बताओ A और B में डिस्टेंस, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर A और D में डिस्टेंस, अब मेरे पास 100 सेल्स है, तो जब यहाँ पर मियोसिस होगा जैसे 100 है, काफी सारे मेरे पास यहाँ सेल है A और B के रिस्पेक्ट में, इसमें हुआ इसमें हुआ इसमें नहीं हुआ इसमें नहीं हुआ इसमें नहीं हुआ इसमें हुआ इसमें नहीं हुआ, बताओ कुछ में हुआ कुछ में, मान लीजिए टोटल 10 सेल में से, बताओ 100 में से कितने में हुआ? लेकिन अगर मैं AD के रिस्पेक्ट में आपसे पूछता तो बताओ इन 100 में से, हाँ मुझे बस बताओ क्या 10 से कम में होगा ज्यादा?
ये तो श्योर है कि 10 से ज्यादा में होगा क्योंकि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या क्रॉसिंग ओवर ज्यादा सेल में होगा, लेकिन जरूरी की फिर भी सब में हो। अच्छा यहाँ पे हो सकता है कि 10 के बजाय 50 सेल में। अच्छा 100 में से कितने में हो गया, चलिए मैंने एक जीन और ले ली ई, बताओ ए और डी में डिस्टेंस क्या और ज्यादा हो गई, तो हो सकता है इस बार क्रॉसिंग ओवर 90 सेल। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बताओ क्रॉसिंग ओवर, अच्छा क्रॉसिंग ओवर बढ़ रहा है इसका मतलब समझ में आता है, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा सेल में उस जीन में क्रॉसिंग ओवर, मेरे पास समझ कि ज्यादातर जीन में बताओ ए और बी में कितनी सेल क्रॉसिंग ओवर करी, लेकिन ए और डी में 50 सेल में क्रॉसिंग ओवर, और ए और डी में मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ज्यादातर सेल उस रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर। तो बताओ क्या एबी के रिस्पेक्ट में यहाँ क्रॉसिंग ओवर अपसेट हो सकता है, यस हो सकता है, किसी और सेल में हो भी रहा हो, ये चांस फैक्टर होगा। अब बच्चों यहाँ पर मुझे बताइए क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, तो सभी बच्चे जवाब देना टोटल गैमेट बनेंगे 4 जीनोटाइप होंगे। बोलो कैपिटल ए कैपिटल बी, बोलो बच्चों इधर, फिर बताना पेरेंटल न्यू, बोलो बोलो पेरेंटल पेरेंटल। अच्छा इस बार नया क्यों नहीं बना, हाँ अच्छा क्या सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, फिर हमने अपसेट क्यों, एबी के रिस्पेक्ट, क्योंकि एबी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस हो सकता है कम है, कम सेल में क्रॉसिंग हुआ। अब मुझे बताओ टोटल गैमेट कितने बने, अभी गिनो, नहीं 4 इधर उधर भी तो बने, क्या टोटल 8 है, इनमें से पेरेंटल कितने, वेरी गुड 6, 1 2 3 4 5 6, बताओ न्यू किसकी नंबर ज्यादा, क्या पेरेंटल के नंबर ज्यादा है। जब बच्चों पेरेंटल गैमेट ज्यादा बने हैं तो अगली जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन आने के चांस ज्यादा होंगे। मतलब इस छोटी सी बात को समझाने के लिए समझना आपको, बताइए कौन से कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे। अब बात समझना, पेरेंटल इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि पेरेंटल गैमेट की नंबर, और पेरेंटल गैमेट की नंबर इसलिए ज्यादा है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सेल में क्रॉसिंग ओवर हो, बात समझना, इसलिए बच्चों पेरेंटल के कॉम्बिनेशन हमेशा ज्यादा रहते हैं। अब बच्चों मान लीजिए ध्यान सुनना थोड़ी देर, मान लीजिए मेरे पास यहाँ 100 सेल है, अब इन 100 सेल में से ए और बी के रिस्पेक्ट में एक भी सेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी 100 में से एक में भी नहीं हुआ, तब जाके बच्चों कंप्लीट होगा। बताओ कंप्लीट लिंकेज कब होता है, एक भी सेल क्रॉस ओवर ना करे। आप लोग क्या करते हो, एक सेल लेके पढ़ते समझ में नहीं आता, आपको पास कम से कम कुछ ज्यादा सेल, 100 सेल में से एक भी सेल ए बी के रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर नहीं करे, बताओ कंप्लीट लिंकेज। लेकिन इस 100 में से मान लीजिए इस एक में हो गया, बाकी 99 में नहीं हुआ, अच्छा 2 में हो गया, 3 में हो गया, 50 में हो गया, 99 में हो गया, 100 की 100 में भी हो गया, इनकम्प्लीट तब इनकम्प्लीट बनेंगे। यानी अब इतनी सारी सेल्स होती, अरे एक हाथ में तो क्रॉसिंग ओवर हो ही जाता होगा, इसलिए बच्चों मैंने कहा इनकम्प्लीट लिंकेज मोस्ट कॉमन है, तो कितनी सारी सेल में से तो एक हाथ में हो ही जाता होगा, तो इसके चांसेस ज्यादा। अब बच्चों कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस समझ में आया, कंप्लीट का बोलना है एक भी सेल क्रॉस ओवर ना करे, लिंकेज का नाम। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ सेल्स ली है, जैसे एक सेल ये ले ली, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, समझाने कैसे 5 से ले ली। अच्छा इसमें जब मियोसिस होगा सब बच्चे बताएंगे कितने गैमेट बनेंगे, इसमें बोलो, इसमें 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 टोटल 20, अरे 4 4 सब गिन लो। अब बच्चों मैंने कहा यहाँ पर इन सारी की सारी 5 की 5 सेल में मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट इन ऑल सेल्स, बताइए बताइए लिंकेज का नाम, क्या ये यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज का केस हो गया। अब ध्यान से बता इसमें ये पेरेंटल या न्यू, पेरेंटल पेरेंटल पेरेंटल, क्या सब में पेरेंटल ही आएंगे। इस बार बच्चों मैंने आपसे यहाँ पूछा इस केस में कि पेरेंटल गैमेट कितने, 20 के 20, बताओ नए कितने। अच्छा नया क्यों नहीं बना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा कि जब भी कंप्लीट लिंकेज होगी ऑल आर पेरेंटल, नया बनते ही नहीं है क्योंकि गैमेट से निकले। अब बच्चों मान लीजिए अगर मैं इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करूं तो इनकम्प्लीट लिंकेज वर्ड आते क्या समझोगे, क्रॉसिंग ओवर होगा कितनी सेल, एक में भी हो गया तब भी है। अच्छा मान लीजिए इस बार मैंने कहा इनकम्प्लीट लिंकेज क्या क्रॉसिंग ओवर होगा, चलिए क्रॉसिंग ओवर हुआ कितनी सेल में, एक सेल में अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो बताओ इस सेल में क्या कुछ नए बनेंगे। अब आप लोग इनको बताना नए कितने हो गए। अच्छा एक में हुआ तो क्या 2 नए आ गए पेरेंटल, अरे 18 तो हो जाएंगे बच्चे, 20 में से 2 नए बाकी 18 जाएंगे। चलिए 2 सेल में क्रॉस ओवर हो गया, मैंने सिखाऊंगा आप जवाब देना, क्या ये 4 आ जाएंगे, तो ये रिमेनिंग 16, 3 सेल में हो गया। हाँ बोलो बोलो, 9 कहां से 6 12, पहले इनको बताइएगा, तो है ना बताइए 4 सेल में 14, ये तो हो जाएंगे यहाँ पर 8 और यहाँ हो जाएंगे क्या, यहाँ 12 हो जाएंगे। अच्छा अगर बच्चों पांचों की पांचों सेल्स में हो गया, बोलो बोलो 10 ये, अच्छा ये सारे ही केस किसके, क्योंकि इन सब में क्रॉसिंग ओवर। अच्छा क्रॉसिंग ओवर एक सेल में हुआ तो पेरेंटल ज्यादा, 2 में हुआ तो पेरेंटल फिर भी ज्यादा, पेरेंटल फिर भी ज्यादा, बताइए ओवरऑल कौन ज्यादा। लेकिन एक केस ऐसा आया जहां पेरेंटल और न्यू क्या बराबर आ गए, कब आ सकते, सारी सेल क्रॉस ओवर हो गया, 5 सेल का मतलब क्रॉसिंग ओवर अकर इन ऑल सेल, क्या क्रॉसिंग ओवर ऑल सेल्स में हो गया, और इसी कंडीशन में पेरेंटल और न्यू के नंबर बराबर। लेकिन याद रखना बच्चों ये केस भी एक्सट्रीमली रेयर होता है, मतलब ये केस भी एक्सट्रीमली रेयर, ये केस भी एक्सट्रीमली, तो क्या ज्यादातर ये है, तो ज्यादातर केस में क्या मतलब पेरेंटल ज्यादा ही। तो कभी आपसे पूछे कंप्लीट लिंकेज कब बोला जाता है, एक भी सेल में क्रॉसिंग ओवर ना, अच्छा एक में हो गया तो 2 में हो गया, तो इन सब केस में कौन ज्यादा बनेगा, पेरेंटल, तो पेरेंटल हमेशा ज्यादा बनते हैं, बस एक केस में बुला सकते हैं सारी सेल क्रॉस ओवर। अब बच्चों जब ये सारी सेल क्रॉस ओवर होगी, क्रॉस ओवर इन ऑल सेल्स, जब सारी की सारी सेल में क्रॉस हो गई, मैंने कहा इस बार आप परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकाल, कि रिकॉम्बिनेशन कितना है, जरा यहाँ पे ध्यान से देना, रिकॉम्बिनेट बताओ कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 20, परसेंटेज निकालना है 100 से, तो बताइए क्या 50% आ गया, ये 50% को मैं कहूंगा मैक्सिमम, बताइए रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम कितना। अच्छा 50 को मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, अरे 50 भी तो तब आया सारी सेल क्रॉस ओवर करके, अरे बात समझ, तो कभी आपसे पूछे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम परसेंटेज 50, अच्छा 50 से ज्यादा क्यों, अरे 50 भी तो तब आती है जब सारी सेल में क्रॉस ओवर, तो कभी आपसे पूछे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन तो 50% बताइए। ये तो बात समझ क्लियर हुई, आप क्या करना बच्चों इसको बना देना समझने के लिए, ये सब तो बना हुआ है मॉड्यूल में, इसको बना लेना ताकि कुछ डेटा को समझ जाए। ये क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, ये ध्यान दो, अगला क्वेश्चन अप्लाई करना, चलिए समझिए एक तरह से नया क्वेश्चन आपको, यहाँ पर ये जो प्लस है बताओ ये प्लस क्या है, कैपिटल है, और ये प्लस कैपिटल बी। अच्छा आपको क्या इनको क्रोमोसोम अरेंज करना आता है, जैसा क्वेश्चन में दिया ऐसा अरेंज कर, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी। अब तो जब आप इसे गैमेट बनाओगे तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंप्लीट लिंकेज में गैमेट कैसे बनाते थे, क्या दोनों को अलग कर देते थे भाई, ये एक गैमेट चला जाता था, ये एक गैमेट हो जाता, ये एक गैमेट हो जाता, बताओ कितने गैमेट बनते, तो अच्छा पहला गैमेट क्या बनता कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे का जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल। ये जो बच्चों आपने जैसा क्वेश्चन में दिया ऐसा लिखा है तो ये गैमेट कहलाते हैं पेरेंटल, ऐसे गैमेट का नाम क्या बनेगा पेरेंटल, जो क्वेश्चन में दिया ऐसा आप लिख दिया तो वो पेरेंटल। अगर बच्चों ये कंप्लीट लिंकेज का केस होता, कंप्लीट लिंकेज तो कंप्लीट लिंकेज होता तो बस ये दो ही गैमेट बनते और दोनों के दोनों कैंसिल होते पेरेंटल, और यहीं बच्चों क्वेश्चन खत्म हो जाता, ये 50% ये 50% आंसर खत्म, जैसे हम लास्ट क्लास में कर। लेकिन बच्चों आज हमने क्या सीखा कि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ। अच्छा रिकॉम्बिनेशन हुआ तो इसका मतलब क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब जीन का एक्सचेंज। अच्छा जब ये एक्सचेंज हुआ होगा तो आप ये बताइए क्या ये पार्ट इधर गया तो ये पार्ट इधर भी आया होगा, तो आप बताओ कैपिटल ए के साथ क्या गया स्मॉल बी, और ये इधर आया तो स्मॉल ए के साथ, और ये जो कॉम्बिनेशन मिला क्या इसे हम न्यू कहेंगे, बताओ न्यू क्यों बना, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब बताइए नया कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंट है, तो इस क्वेश्चन में 20% रिकॉम्बिनेशन लिखा है, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो नए गैमेट बने हैं यानी जो रिकॉम्बिनेंट बने हैं ये 20% बने, 20% क्या बन गए रिकॉम्बिनेंट, तो बताओ पेरेंटल कितने
बचे हुए 80%। अब जो यहाँ पर ये जो दोनों है, दोनों मिला के 80 है, तो अगर इसकी परसेंटेज निकालना है तो आधा कर दो, 40%। बताओ ये भी 40, आधा बांटो भाई, 80 है तो 40। अच्छा ये दोनों मिला के 20 है, तो बताओ ये कितना जाएगा, 10, और ये आ जाएगा 10। अब यहाँ पर मैंने पूछा है प्लस प्लस, अब आपको यहाँ प्लस नजर नहीं आ रहा है, कैसे पता करें? जहां डोमिनेंट है वहां प्लस लगा दो। अच्छा ये डोमिनेंट तो क्या ये प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस प्लस, यहाँ डोमिनेंट है ही नहीं, बताओ यहाँ आ जाएगा प्लस बी और ये आ गया ए प्लस। अब बताओ प्लस प्लस कितना परसेंट, 40%। बताओ प्लस बी 10% और ए बी 40, तो आंसर आ गया 40 10 40। अरे बात समझ में? तो इस तरह से सोल्व करो। कैसे सोल्व करना है फिर ध्यान से लो। जैसा क्वेश्चन में दिया क्या वैसा लिख लोगे। बताओ ये कौन सा टाइप, पैरेंटल, और दो और बनाना है, कौन सा बनाना है? रिकॉम्बिनेंट। कैसे बनाओगे? क्रॉसिंग और, मतलब इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना, अब जो बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट। अच्छा जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतना ही नया। बात समझ में?